19 साल की वो खूबसूरत नौकरानी जिसका नाम पिंकी था, शराब पीने की शौकीन थी और निफोमोनिया थी। उसका नाजायज संबंध अपने ही भाई से था। उस दिन उससे मिलने वो हत्यारा संजय, जो एक गारमेंट शॉप में सेल्समैन था, रात के 12:30 बजे विला गया, लेकिन बहन को उसके कमरे में न पाया। कुछ ही देर में अनुमान हो गया कि घर में कोई नहीं है और उसने विला के दूसरे कमरे से आती आवाज़ों का पीछा किया। उस कमरे में पिंकी और राउत की बेटी न जाने किस बात पर खिलखिला रही थी और शराब पी रही थी। आहट सुनकर पिंकी बाहर आई और संजय को देखकर किलकारी मारने लगी और उसे घसीटकर बेडरूम ले गई। शराब के नशे में उन दोनों लड़कियों ने वह किया जो उन्होंने बलराम के साथ किया था। 2 बजे रात को संजय ने मिस्टर राउत की बेटी से पैसे मांगे और कुछ ऐसा बोला कि वो गुस्से से आग बबूला हो गई। बात बढ़ती गई। शराब तो वैसे भी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है और इन दोनों की बची कुची शराब पीकर वह भी मदहोश हो रहा था और उसने वही प्लेट में रखे सलाद काटने वाली 6 इंच लंबे तीखे चाकू से राउत की बेटी पर कई वार किए। वहाँ से भागा, लेकिन पिंकी चिल्लाने लगी और अनजाने में न चाहते हुए भी संजय ने उसका गला दबा दिया। उसकी लाश को तो उसने लॉन में दफना दिया, लेकिन खून में डूबी मिस्टर राउत की बेटी की लाश देखकर उसे डर लगने लगा, जिसकी आंखें मरने के बाद भी खुली हुई थी। वह 3 बजे वहां से भागा, स्टेशन पहुंचा और अपने गांव वैरागढ़ पहुंच गया। पता नहीं कैसे पुलिस वैरागढ़ पहुंच गई और वो गिरफ्तार हो गया। अंधेरी रात थी और 3 दिन से लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजली कड़कती और उसकी रोशनी में कुछ दिख जाता तो दिख जाता न था। चारों तरफ गहन अंधकार में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। आवाज़ के नाम पर रिमझिम बारिश का सवर, बिजली की कड़क और झिंगूरों की आवाज़ के अतिरिक्त कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इस मौसम में सूनी सड़क पर वो तेजी से भागता जा रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वो किस दिशा में भागा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही वो अमार विला के सर्वेंट क्वार्टर में सोया पड़ा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खड़का। उसकी नींद खुल गई। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ आई। वो उठा, दरवाज़ा खोला। उसने सामने विला की 19 साल की नौकरानी खड़ी थी। वो कुछ नशे में थी और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने उससे न जाने क्या कहा कि वो उसके साथ विला के अंदर भागा और विला के मालकिन की बेटी के कमरे में घुसा। 2 कमरे के अंदर रखते ही दरवाज़ा बंद हो गया। उस समय विला के मालिक और मालकिन कहीं बाहर गए हुए थे। विला सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसके साथ वो हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। 2 लड़कियों ने बड़ी निर्जलता से उसकी इज्जत लूट ली। वो उनके चंगुल से छूटकर जिधर उसका मुंह है उसी दिशा में भागता चला जाता है। सुबह के 5 बज रहे थी। बारिश से भीगा वो थर थर कांप रहा था। अब वो कहाँ जाए। गांव से भागकर वो शहर आया था। भाइयों ने बंटवारा कर लिया। माँ बाप पहले ही परलोक सिधार गए थे। 20 साल की उम्र में पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। गांव में भी उस दिन कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। उसकी नवविवाहित भाभी ने उसके साथ जबरदस्ती की और भाई ने रंगे हाथ पकड़ लिया। भाभी टेसुई बहाने लगी और सारा आरोप देवर पर मढ़ दिया। भाई गुस्से से बावला हो गया। वो मारने दौड़ा तो वो इसी तरह भागा था। इन दोनों ही घटनाओं में उसे कोई सुख नहीं मिला। हाँ, स्त्री जाति के प्रति उसका मन नफरत से भर गया था। अब इस परिस्थिति में वो कहाँ जाए, उसे समझ में नहीं आ रहा था। गांव वापस जा नहीं सकता था और यहाँ शहर में अच्छा भला ठिकाना छिन गया था। अब वो करे तो क्या करे। सुबह के 10 बज रहे थे। बारिश बंद हो चुकी थी और मौसम सुहाना हो गया था। वो रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। जेब में पैसे थे नहीं और भूख से बुरा हाल था। स्टेशन पर पुलिस की चहल पहल कुछ ज़्यादा ही थी और फिर एक रोहबदार चेहरे वाला पुलिसकर्मी उसके सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों का भाव पढ़कर वो आतंकित हो गया। दोपहर के 12 बजे वो लॉकअप में बंद था। उसे पता चला कि अमार विला में हत्या हो गई है। वो विला से गायब था, इसलिए शक की सुई उसकी तरफ थी। आज सुबह विला के मालिक मिस्टर राउत अपनी पत्नी के साथ विला पहुंचे और अपनी बेटी को मरा पाया। कोई सामान गायब नहीं था। गायब तो 2 लोग थे, एक वो, दूसरी वो
19 साल की घरेलू नौकरानी। मिस्टर राउत की बेटी के पेट पर चाकू की कई वार थे और वो बेड पर रक्त रंजित लाश के रूप में पड़ी थी। स्वाभाविक रूप से पुलिस ने इन दोनों लापता नौकरों को भी शक के घेरे में लिया और मिस्टर राउत के संबंधों के कारण प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और शहर के बाहर निकलने के सभी रास्ते सील हो गए। वो पकड़ा गया। पुलिस अपनी सफलता पर सब अपनी पीठ पर थपथपा रही थी। जब वो पकड़ा गया था तब उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और इस समय उसकी भूख प्यास मर गई थी। उसका दिमाग साए साए कर रहा था और सोचने समझने की क्षमता कूद हो गई थी। वो स्थिर आंखों से एक दिशा में एकटक देख रहा था। मिस्टर राउत ने अपनी पत्नी के साथ थाने में प्रवेश किया, लॉकअप में उस पर नज़र डाली और एक पेपर पर साइन कर कर वापस चले गई। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए इंतज़ार करती अपनी बेटी की लाश के पास जाना था। उसे हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस को 1 सप्ताह की रिमांड मिल गई। वो वापस लॉकअप में था। तभी एक नए रंगरूट दरोगा ने लॉकअप में प्रवेश किया और उसे लेकर रिमांड रूम में चला गया। रिमांड रूम जहां पुलिस अपराधी से हर तरीके आजमा कर पूछताछ करती है, देखने में ही वो बहुत ही डरावना लग रहा था। पूछताछ की जिम्मेदारी उसे रंगरूट दरोगा पर थी, जिसकी उम्र महज 27 से 28 साल रही होगी। नया नया दरोगा था और गाग अपराधियों से उसका पाला नहीं पड़ा था। अभी कुछ देर पहले ही वो घटनास्थल का मुआयना करके आया था। उसके एक हाथ में एक फाइल थी। उम्र तो उसकी केवल 27 या 28 साल थी, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक से स्नातक था और उसका प्रिय विषय था। मेज के एक सिरे पर वो सिर झुकाए बैठा था और दूसरी तरफ वो दरोगा, जिसकी नेम प्लेट पर लिखा था रवि प्रताप सिंह, एक पेन से मेज खटखटाते हुए उसे ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर आरपी सिंह ने उसे पूछा, कुछ खाएगा? तो उसने ना में सिर हिला दिया। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही और फिर उस दरोगा ने उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाया। इंस्पेक्टर ने पानी का गिलास उसे पकड़ाया और वो घटाघट पी गया। 2 गिलास पानी पीकर चाय नाश्ता कर उसने सिर उठाया। इंस्पेक्टर ने उसे बड़े नरम लहजे में पूछताछ शुरू की। हाँ तो बलराम नाम है तुम्हारा, यही सुना है मैंने। बलराम ने सहमति में सिर हिला दिया। तो आगे प्रताप सिंह उसे सवाल करते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, तुम्हें अपनी कहानी सुनाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और बलराम ने पूरी दास्तां विस्तार से कह सुनाई। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हारे साथ 2 खूबसूरत लड़कियों ने बलात्कार किया और तुम भाग खड़े हुए। आगे से नौकर जवाब देता है, हाँ साहब, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। पता नहीं इन औरतों की मेरे साथ क्या दुश्मनी है। गांव में भी एक औरत के कारण ही भागा हूँ मैं। उस समय भी मुझे ही दोषी माना गया और आज तो मुझे कातिल ही समझा जा रहा है। यह कहकर बलराम रोने लगा। कुछ देर तक इंस्पेक्टर उसे देखता रहा, फिर उसे 1 गिलास पानी पिलाया और बैठकर कुछ सोचता रहा। रात के 12 बज रहे थे। बलराम लॉकअप में निडाल पड़ा था। इंस्पेक्टर सिंह सामने टेबल पर बैठा कोई फाइल पढ़ रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे और अपनी लाव लश्कर के साथ इंस्पेक्टर सिंह उमारविला पहुंचा। उसके साथ डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम। कुत्ते को बलराम का कपड़ा सुंघाया गया, लेकिन वह इधर उधर घूमता रहा। लगता था जैसे वो भ्रमित हो गया हो। इधर घटनास्थल पर फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम अपने काम में जुटी थी। 3 घंटे बाद टीम कमरे से बाहर थी और कुत्ता अंदर। कुत्ते ने बिस्तर सूंघा और कमरे का एक चक्कर लगाया और कमरे से बाहर गया और गायब नौकरानी के कमरे में पहुंचा। वहां से निकलकर वह विला के पिछवाड़े भागा, पीछे लान में पहुंचा और ताज़ा बनी क्यारी को अपने पैरों से खुजता हुआ भौंकने लगा। और जब क्यारी की खुदाई हुई तो वहां से उस नौकरानी की लाश मिली जो पूरी तरह नग्न थी। लाश पुलिस ने अपने कब्जे में ली। उस केस को उलझता जा रहा था। 2
दिन से अमारविला से 2 लाशें मिली थी। दोनों की हत्या हुई थी। अमारविला से निकलते समय इंस्पेक्टर की नज़र गेट के सामने खड़क के दूसरी ओर ज्वेलरी शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी और पता चला कि रात 11:30 बजे बलराम तेजी से भागता हुआ विला के गेट के अंदर से बाहर निकला और 12:30 बजे रात को एक आदमी रेन कोट पहने हुए गेट के अंदर गया और फिर 3 बजे वही आदमी बाहर निकला, लेकिन वो रेनकोट नहीं पहने था। इंस्पेक्टर सिंह ने बलराम को साफ पहचाना और उस रेनकोट वाले अजनबी की भी शक्ल देखी। रोड की लाइट में उनके चेहरे दिख तो रहे थे, लेकिन रिमझिम बारिश के कारण स्पष्ट नहीं थे। इस अजनबी की केस में एंट्री ने इंस्पेक्टर को वापस विला में जाने के लिए मजबूर किया। 3 घंटे की लगातार छानबीन से लॉन की झाड़ियों से वो रेनकोट मिल गया और अब बारी कुत्ते की थी। उसने रेनकोट सूंघा और पहले भागकर नौकरानी के कमरे में पहुंचा, फिर वहां से मिस्टर राउत की बेटी की मर्द कमरे में पहुंचा, वहां से वापस नौकरानी के कमरे में आ गया और फिर धीरे धीरे सूंघता हुआ विला के पिछवाड़े उस जगह पहुंचा जहां नौकरानी की लाश जमीन में दबी थी। फिर दर्जन भर पुलिस वालों की टीम विला की खाक छान रही थी और इस छानबीन में आला-ए-कत्ल का चाकू भी बरामद हो ही गया। 48 घंटे के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट इंस्पेक्टर की मेज़ पर थी और जो चाकू पर उंगलियों के निशान थे वो बलराम के नहीं थे। चाकू पर मिले खून का नमूना राउत की बेटी के नमूने से मैच कर गया। स्पष्टता हत्या बलराम ने नहीं की थी, क्योंकि चाकू पर और राउत की बेटी के शरीर से उसके कोई निशान नहीं मिले। केस तो कुछ सुलझता जा रहा था, लेकिन हत्यारा अभी भी पहुंच से बाहर ही था। मृतका के बेड पर दरवाजे पर तो बलराम की उंगलियों के निशान थे, लेकिन नौकरानी के गले पर और उसके कमरे में तो किसी और ही उंगलियों के निशान थे। नौकरानी के कमरे में कहीं भी बलराम की उंगलियों के निशान नहीं मिले। अब बलराम के ऊपर से शक की सुई घूमती हुई एक अजनबी की ओर इशारा कर रही थी। 7 दिन बीत गए, अपराधी का कोई पता नहीं चला और पुलिस ने बलराम को कोर्ट में पेश किया। पुलिस की जांच से स्पष्ट था कि बलराम निर्दोष था। न्यायाधीश सारे सबूतों की बिना पर बलराम को छोड़ना चाहता था, लेकिन बलराम ने कोर्ट से गुहार की कि जब तक कातिल पकड़ा ना जाए उसे रिहा नहीं किया जाए। अब जिस आदमी पर कोई अपराध की सिद्ध ना हो उसे जेल या पुलिस कस्टडी में कैसे भेजा जा सकता है। अनंतः बलराम बरी हो गया और इंस्पेक्टर ने उसे थाने में ही रख लिया और उसे रहने के लिए एक क्वार्टर में अनुमति दे दी। इस बीच 2 बार और घटनास्थल का मुआयना हुआ और पुलिस को दरवाजे के पीछे से खून में डूबे पंजे की पूरी छाप मिल गई। पता नहीं कैसे पिछली बार की छानबीन में ये पंजा कैसे रह गया। पुलिस के रिकॉर्ड में कहीं भी इन निशानों से मिलती जुलती निशान नहीं मिली। जितने सबूत मिलने थे मिल गए और घटनास्थल की सील हटा ली गई। अब पुलिस के पास हत्यारे तक पहुंचने की 2 क्लू थी। सीसीटीवी फुटेज के अलावा पूरे पंजे की छाप और आला-ए-कत्ल वो चाकू। इस डबल मर्डर केस में 15 दिन बीत गई थी। इसी बीच मिस्टर राउत के बड़े भाई थाने पहुंचे। वो एक शौकिया ज्योतिष थे और उस खून में डूबे पंजे के निशान की बाबत इंस्पेक्टर सिंह से कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जो पंजे का निशान दरवाजे के पीछे पाया गया है उसकी हस्तरेखाएं बताती हैं कि जिस आदमी के पंजे का ये निशान है वो आदमी 25 साल की उम्र में अपनी छोटी बहन का मर्डर करेगा। कानूनी ज्योतिषी पर विश्वास नहीं करता और न ही इसे सबूत की संज्ञा दी जाती है। फिर भी इंस्पेक्टर को एक रास्ता दिख ही गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर नौकरानी के भाई को गिरफ्तार कर लिया और फिर पुलिसिया पूछताछ में उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बेचारा बलराम निर्दोषी फंस रहा था, लेकिन वो खुश था। एक तो उस पर कोई आरोप नहीं था और वो थाने में इंस्पेक्टर सिंह की कृपा से खाना बनाने का काम करने लगा।
वहाँ इस बात से वो सबसे ज़्यादा खुश था कि वहाँ कोई औरत नहीं थी। अब वो औरतों से दूर ही रहेगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप और भी नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए डर के पल के साथ।